हमने जो हमारा पाठ किया था बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा लिखा गया विदाई संभाषण, उनका शिव शंभू के चिट्ठे जो रचनावली है उसमें से ये कुछ एक अंश यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में। अगर आप लोगों को कोई चीज़ पाठ में जो हमने पढ़ी नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो। और इस पाठ में उस समय का वर्णन किया था जब लॉर्ड कर्ज़िन ने भारत आकर भारत के वायसराय के रूप में रहते हुए भारतवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे, उनकी लाचारी का और उनकी गुलामी का फायदा उठाया था। तो यहाँ पर बाल मुकुंद जी कहते हैं कि अक्सर व्यक्ति क्या समझ बैठता है कि मेरे से सर्वे सर्वा या खुद से श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन वो इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई ना कोई है। आप बच्चे हैं, आप अपने बहन भाइयों में ये समझेंगे कि मैं बड़ा हूँ तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया तुम्हारे भाई से तुम बड़े हो सकते हो, बहन से बड़े हो सकते हो, तुम्हारे ऊपर माँ बाप से बड़े उनके माँ बाप हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर अगर नौकरी करते हैं, मेरे को लगता है कि मेरे से जो नीचे काम करने वाले हैं मैं ही उनके ऊपर सर्वे सर्वा हूँ ना, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मुझसे नीचे कोई है तो मुझसे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, और जो मुझसे ऊपर है उससे भी ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो इस चीज को भी लेखक ने यहाँ पर उभारा है कि कभी भी व्यक्ति को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अगर वो गलत करता है तो उसका परिणाम उसे कभी ना कभी जीवन में भुगतना ही पड़ता है। तो चलिए प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है भाई? बताइए, कुछ भी आपके मन में जो विचार आ रहे हो उनको प्रकट करने का प्रयास कीजिए, बोलिए, बोलो। बैठो। देखिए, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं कि भारतवासी न केवल मनुष्य ही बल्कि जब जुदाई का समय आता है, विदाई का समय आता है, तो यहाँ के पशु पक्षी और जानवर भी उदार हो उठते हैं। मनुष्यों की तो बात ही और है। फिर उन्होंने यहाँ पर शिव शंभू की जो दो गाय थी उनका एग्जाम्पल दिया कि एक गाय बलवान थी, एक कमजोर थी। बलवान गाय अक्सर उसको गिरा दिया करती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको जब वहां से भेजा गया तो कमजोर गाय ने उसकी अनुपस्थिति, जो उस गाय की उपस्थिति थी, वो कमजोर गाय को खली और एक दिन उसने भोजन तक भी ग्रहण नहीं किया, चारा ग्रहण नहीं किया। भोजन कोई खाली थोड़ी वाली ठीक है ना, तो उसने जो है चारा तक ग्रहण नहीं किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये कहते हैं कि भारतीय केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और पशु भी यहाँ पर विदाई के समय उदार हो जाते। अगला प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया? कल भी मैंने बताया था भाई, बंग विभाजन क्या था, वो कौन सी ऐतिहासिक घटना थी? बंग विभाजन क्या बोलते हैं? बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्ज़न के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंगाल को भारत से अलग समझा जाने लगा था और उन्होंने ऐसा करके इसलिए इसको ऐतिहासिक घटना बताया है। बंगाल विभाजन के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच लॉर्ड कर्ज़न के द्वारा एक गहरी खाई बना दी गई थी, पैदा कर दी गई थी, और उसका नतीजा हम और आप आज भी देखते हैं कि आज भी हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते पहले जैसे उदार नहीं हो पाए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे। जब हमारे भारतवर्ष में अंग्रेजों ने प्रवेश नहीं किया था तब उससे पहले हिंदू और मुसलमान, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो हिस्से तो थे ही नहीं, पूरा का पूरा भारत देश एक ही था। और उस समय हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक परिवार के सदस्यों की तरह मिलकर रहते थे। आपस में किसी के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था।
लॉर्ड कर्जन ने आकर जब बंगाल विभाजन किया, अगर ये आएगा ना कौन सी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया है, तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना का जिक्र यहाँ पर किया गया। ये है ना कि 8 करोड़ प्रजा की उस समय भारत की, उन्होंने कहा था कि बंगाल का विभाजन न किया जाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने उसे एक सिरे से नकार दिया था, और जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई पैदा हो गई। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया, क्यों देना पड़ा था? हाँ बोलो। लॉर्ड कर्जन जो थे अपने पसंदीदा व्यक्ति को नौकरी दिलवाना चाहते थे, लेकिन उनकी जो ये प्रार्थना थी उसको सरकार के द्वारा नामंजूर कर दिया गया था, और यही कारण था कि उन्होंने क्या किया, क्रोधित होकर लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और उनके इस्तीफे को अर्थात त्याग पत्र को स्वीकार कर दिया। ठीक है बेटा, विचारिए तो क्या आपकी शान इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, इसका आशय स्पष्ट है। लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और कोई भी बोलना अब इसके बाद? बैठो। यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि जब लॉर्ड कर्जन भारत आए थे तो सभी राजा जो थे वो अपने आप को उनका दाहिना हाथ समझते थे। उनको और उनकी लेडी को ऐसे बोला जाता था फर्स्ट लेडी, सेकंड लेडी। अगर हमारे भारत देश में जो फर्स्ट लेडी है वो कौन है? हु इज द फर्स्ट लेडी? पता है? हिस्ट्री पढ़ते हो, बताओ। फर्स्ट लेडी कौन है? मिसेस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की पत्नी होती है वो फर्स्ट लेडी होती है। ठीक है जी। और हरियाणा में फर्स्ट लेडी कौन है? गवर्नर की जो वाइफ। ठीक है, वो बात अलग है कि चाहे राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो, उनके पास केवल हस्ताक्षर करने की वो होता है, बाकी सबको मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन हरियाणा में जो है, आप कहते हैं ना, गवर्नर या राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि वो गवर्नर शासन, राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, आपातकाल की घोषणा कर दे। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेडी, अगर आप किसी स्टेट की बात करते हैं तो वो गवर्नर की मिसेस को कहते हैं, और देश की कौन है फर्स्ट लेडी? मिसेस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो प्रेसिडेंट की मिसेस होती है वो फर्स्ट लेडी की हो जाती है। तो जब लॉर्ड कर्जन आए थे तो इनका बहुत मान सम्मान भी किया जाता था। दिल्ली में भी इनको सबसे ऊंचा पद देकर ब्रिटिश शासन की जो सरकार थी उसके द्वारा भेजा गया था। यहाँ के राजा लोग बहुत मान सम्मान किया करते थे। जब भी राजाओं की सवारी निकलती थी तो जो वॉइस रॉय थे वो सबसे आगे बैठते थे, उनका हाथी सबसे आगे चलता था। लेकिन उसके बावजूद भी वो इस शान आन बान को बचा नहीं पाए, और यही कारण था कि उन्होंने यहाँ पर रहते हुए भी, लॉर्ड कर्जन जो वॉइस रॉय रहते हुए भी, उन्होंने भारत की जनता के साथ अच्छे काम नहीं किए, और अंत में उनसे सारी सुविधाएं छीन ली गई। उनका पूरी तरह से अपमान हुआ, क्योंकि जो उन्होंने क्रोधित होकर त्याग पत्र दिया था उसको भी स्वीकार कर लिया। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? भगवान को। हमने कहा ना कि कोई ना कोई ऊपर होता है, अपने आप को सर्वे सर्वा ना माने। अब यहाँ पर जो है ईश्वर को तीसरी शक्ति क्यों कहा गया? वो कहते हैं ना बेटा, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसके पापों का घड़ा जो है वो भरता चला जाता है। क्या होता है? क्या होता है जी? जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है, और हम और आप किसी के अपराध के लिए उसे सजा देने वाले कोई नहीं होते हैं। कौन है सजा देने वाला? ईश्वर। कई बार क्या होता है बेटा, चोरी कर ली, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया जाएगा, वो एक मानवीय सजा है, अलग बात है। लेकिन अगर आप जिंदगी भर कोई गलत काम करते हैं, गलत द्वेष भावना रखते हैं, आप किसी की चोरी ना करें, ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे ही कुछ
गलत काम करते हैं, जो पाप की श्रेणी में आते हैं, तो उसका लेखा जोखा हम कहते हैं परमात्मा के पास है। और ऐसा होगा भी होगा, वो मरने के बाद पता चलेगा। अगर मर गई वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक तो यही लगता है चाहे मैं हो आप हो सकता है आप में से कोई हो महान आत्मा, लेकिन हम भी झूठ बोलते हैं, बोला होगा। और वैसे चाहे हम बच्चों को भी बोले कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है, चाहे बच्चे को ये कहेंगे नहीं मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, तो लगता है गलत ही जाएंगे। अभी तक तो यही लगता है, ठीक है ना। बाकी देखो हाँ, लेकिन कोशिश करें वो ये छोटी मोटी चीज़ें चल जाती है वैसे चलनी तो ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा कोशिश करो कि अपने जीवन में कभी भी किसी का बुरा ना, कभी किसी के साथ द्वेष मत रखो, बुराई अपने सिर पे मत लो। सबसे बड़ी बात, किसी व्यक्ति की उन्नति को देखकर ये मत सोचो कि भाई देखो इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ, नहीं उसके। हालांकि ये मैं आप सभी बच्चों को कह रही हूँ कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, बहुत अच्छा काम करता है, तो उससे प्रेरणा लेकर उनको भी वैसा बनाने का प्रयास। पाठ के आसपास चलिए देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे यहाँ से। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में आप क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में उत्तर दीजिए। बताइए, कल दो का एग्जाम्पल दिया गया था, एक नादिर शाह का, ईरान का जो बादशाह था उसका एग्जाम्पल दिया था, उसे नेपोलियन ऑफ पर्शिया भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तानाशाही था। और दूसरा एग्जाम्पल जब नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया था तो आसिफ शाह जो है अपने गले में तलवार डालकर कत्लेआम उसने रोकने की प्रार्थना की थी कि इस कत्लेआम को रोक दिया जाए, तो वो मान गया अगर किसी ने प्रार्थना। तो नादिर शाह भी मान गया था, बहुत ज़्यादा क्रूर था जिसने कत्लेआम कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कत्लेआम या चलते चलते कोई धड़ाधड़ हमें काट डाले तो ये कत्लेआम में क्रूर तो होगा ही ना, वरना हम सोचते हैं। मान लीजिए आपको डांट भी दिया, थप्पड़ भी लगा दिया, फिर ये लगता है कि बच्चे को शायद गलत डांट दिया, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्रूर था। तो यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन है उसके बारे में ये चीज़ बात कही गई है कि नादिर शाह ने भी जो है आसिफ शाह की बात को स्वीकार कर लिया था और कत्लेआम को रोक दिया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन को बहुत ज़्यादा क्रूर बताया क्योंकि 8 करोड़ जनता ने, भारत की ने ये कहा था कि बंगाल का विभाजन ना किया जाए, इससे जो है धर्म के कारण लोगों में आपस में लड़ाई होगी और लोग एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इस बात के ऊपर कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन्हें उनसे भी बदतर कहा गया है कि उन्होंने इतने लोगों की बात को भी स्वीकार नहीं किया और इसका परिणाम क्या हुआ? इज्जत गंवाई उन्होंने अपनी, न केवल ब्रिटिश शासन की नजरों में भी बल्कि भारत। और बंगाल का विभाजन करने के बाद ही जो है इन्होंने अपने आप को ये सोचा कि हाँ मैंने तो जो यहाँ पर आकर है बहुत कुछ कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि इनकी जिद नादिर शाह से भी बढ़कर है। जब तक विभाजन हुआ नहीं था, जब लोगों ने प्रार्थना की कि भाई ऐसा ना किया जाए, लेकिन फिर भी इन्होंने विभाजन करके ही दम लिया। क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना? सुनिए ध्यान से, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ या ना, सही है या गलत बताइएगा। और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। आप बताओ ये सही है? सच्चा शासन क्या होता है? यस, सच्चा शासन क्या होता है? जिसमें प्रजा के हित की बात की जाए, प्रजा का भला किया जाए। लेकिन जो इन्होंने कहा है आंख बंद करके नहीं, जो व्यक्ति आंख बंद करके हुक्म चलाता है, सही का गलत का ध्यान नहीं रखता, प्रजा के हित के बारे में नहीं सोचता, वास्तव में वो सच्चा शासक हो ही नहीं सकता और ना ही उसे एक आदर्श शासन के रूप में हम देख सकते हैं। आपको याद होगा 10वीं कक्षा में हमने चैप्टर पढ़ा था पद, जो सबसे पहला था सूरदास वाला, जिसमें लास्ट वाला है कि राजा के धर्म की बात की गई है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं तो वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा चतुर हो गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। ऐसा क्यों कहा कि राजा का धर्म वहाँ पर बताया गया है, तो वही शासक होता है कि राजा का धर्म होता है प्रजा के हित के लिए काम करना, प्रजा की रक्षा करना, उसे दुख न देना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को भी डिफाइन किया जा सकता है। ये होते हैं बेटा स्टडी, केस स्टडी क्वेश्चन हो गए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इस तरीके के भी आपके सिलेबस में रखे जाए।
एक और है इसमें, ये है आपके इसमें गौर करने की बात है। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। बताओ भाई इसका मतलब क्या है? बोलो। ये कहते हैं कि लॉर्ड कर्जन का जाना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इतने गलत काम किए कि सभी लोग उससे परेशान हो गए। और फिर वही बात आ रही है, कहते हैं ना कि दुख का भी अंत होता है, कभी सुख आता है। तो भारत की जनता के साथ भी यही हुआ। लॉर्ड कर्जन जब गलत काम करते थे तो क्या हुआ था भाई? क्या हुआ कि छोटी सी बात में उन्होंने इस्तीफा की कह दिया और उसको मंजूर कर लिया गया और उसको भारत देश छोड़कर वापस जाना पड़ा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि यहाँ पर भारत की जनता के लिए तो जो अंत था वो सुखांत था, लेकिन लॉर्ड कर्जन के लिए अंत दुखांत। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया कि जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित रखा, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार थे। बताओ, जिद्दी था, बंगाल विभाजन कर दिया। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब भी दंगे हुए थे। आपकी गदर फिल्म जिसमें वो सनी देओल दिखाया गया है, वो उसी समय का वर्णन उसमें किया गया है। और जब बंगाल विभाजन हुआ था तब भी देश में बहुत सारे दंगे हुए थे। तो कुल मिलाकर लेकर ये कहता है कि आपने जो पीड़ा दी उस पीड़ा से आप भी अछूते नहीं थे। जब वो वायसराय था उसके रहते बंगाल विभाजन के समय दंगे हुए, जिससे कि उससे जवाबदेही मांगी गई। ठीक है, अब मान लीजिए आप कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, शरारत कर रहे हैं और मैं पढ़ा रही हूँ, फिर भी आपकी इतनी हिम्मत का जवाब मुझसे मांगा जाएगा कि आप कक्षा में थे फिर भी तितलियाँ उड़ा रहे हो। ठीक है, अब ये मैं सोचना है तितलियाँ उड़ाओगे, तितली उड़ा के नीचे जाती है। ठीक है ना, सुन रहे मेरी बात है? मैं सबको वो बना दूंगी तितलियों में बड़े भाई। तो क्लास में सारे काम को तरीके से करें, पूरा काम समय पर करें। तो जब बंगाल विभाजन हुआ, दंगे हुए, तो ये बात वायसराय के ऊपर आई और उसके बाद उनको छोटी सी बात पर ही जब इस्तीफा देना पड़ा, ये उस समय का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अछूते तो वो भी नहीं रहे। उन्होंने जनता को दुख दिया, लेकिन बाद में इस जनता ने उनको भी तो दुख दिया जब दंगे हुए, कुछ तो क्षति उनके जीवन की भी हुई ना। तो ये सब थे बेटा हमारे प्रश्न उत्तर। और पाठ की एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़े। बार बार आपसे कह रही हूँ, MCQ बेस्ड और MCQ आप लोग तभी कर पाओगे, MCQ आप लोग तभी कर पाओगे जब आप पाठ की एक एक लाइनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। दोबारा आपसे बात कर रही हूँ, मंडे को हर किसी की मुझे नोटबुक, आज जो है मैं आप लोगों का जो कौन से चैप्टर का भेजना है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स अभी तक के सारे हो चुके हैं जितने भी। अब ये जो शुरुआत किया है इसी का भेज, जनसंचार के माध्यम का मैं भेज चुकी हूँ। हाँ तो फसल वाली के भेजेंगे, फसल तो 10th क्लास में वे आते के क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे हैं क्या? कोई बात नहीं, आज मैं वे आते के क्वेश्चन आंसर्स भी डाल दूंगी और उसके बाद इस पार्ट में। ठीक है, धन्यवाद।